हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पार्कल आईएएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 9 रेगिस्तान में जीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कि रेगिस्तान में जीवन किस तरह का होता है और किस प्रकार जिया जाता है। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशु एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। यहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चढ़ने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। अगर जहाँ जल ना हो तो वहाँ कैसे जीवित रह सकते हैं, मतलब जीवन असंभव ही है वहाँ पे। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बच जाते हैं। तो इसमें यह बता रखा है कि रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, ठंडे और गर्म। अब इसमें बता रखा है, जैसे रेगिस्तान की एक शब्दावली बता रखी है। इसमें रेगिस्तान क्या होता है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति। मतलब सिंपल शब्दों में बता रखा है कि रेगिस्तान एक तरह का शुष्क प्रदेश है जहाँ पर तापमान उच्च भी पाया जा सकता है, निम्न भी पाया जा सकता है और विरल वनस्पति भी पाई जा सकती है। गर्म रेगिस्तान सहारा। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान विश्व का, और सबसे गर्म भी सहारा ही है। ये विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि जो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख है तो सहारा जो रेगिस्तान है वो कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? 8.554 लाख वर्ग किलोमीटर में। और ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है विश्व का, जो कि है अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। तो 11 देश कौन कौन से? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही आता होगा रेत का दृश्य उभरता होगा, परंतु सहारा मरुस्थल जो है वह बालू की विशाल परतों से भी ढका हुआ ही नहीं, वरन यहाँ बजरी के मैदान भी पाए जाते हैं, नग्न चट्टानें भी, सतह वाले उत्थित पहाड़ भी पाए जाते हैं। और ये चट्टानें सतह कुछ स्थानों पर कितनी होती है? 2500 मीटर से भी अधिक होती है। जब हम सोचते हैं कि हाँ रेगिस्तान तो बिल्कुल मतलब कि रेत से घिरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर बजरी के मैदान भी पाए जाते हैं, तो वहाँ चट्टानें भी पाई जाती है। और चट्टानों की जो ऊंचाई कितनी होती है? 2500 मीटर तक पाई जाती है। अब क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का जो सहारा रेगिस्तान है एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ की नदियाँ एवं मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जो जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया गया है। मतलब कि जो पहले जो सहारा रेगिस्तान वो काफ़ी हरा भरा था, क्योंकि जो यहाँ गुफाओं से जो चित्र प्राप्त हुए वो किस तरह के, यहाँ के नदियाँ, मगर तो सभी तरह के पशु पाए जाते थे। और ये इसमें देखिए जैसे कि अफ्रीका में ही है ये सहारा मरुस्थल, जो कि ये 11 देशों से घिरा हुआ है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अब है सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी होती है। यहाँ की जलवायु गर्म एवं शुष्क होती है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ पर आकाश बादल रहित होते हैं। और यहाँ की नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित होती है। और यहाँ पे दिन का जो तापमान है वो 50 डिग्री तक होता है, और रात तो 50 डिग्री होने के कारण जो यहाँ की रेत होती है, चट्टानें होती है, वो अत्यधिक गर्म हो जाती है। और उसी के विपरीत रात में यहाँ पे जो तापमान हो जाता है वो 0 डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है।
और क्या आप जानते हैं कि जो सहारा के अल अजीरिया क्षेत्र है, जो त्रिपोली लीबिया के जो दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान कितना था 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा तापमान है, 57.7 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ की वनस्पति और प्राणी जात किस तरह की पाई जाती है? सहारा रेगिस्तान की जो वनस्पतियों में क्या क्या पाया जाता है? कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। और यहाँ के कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। और आप क्या जानते हैं कि वैज्ञानिकों तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। अगर मछलियों के कंकाल में तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पर पानी भी था पहले। और यहाँ के लोगों का जीवन कैसा हो, लोग किस तरह का जीवन जीते, लोग किस तरह के होते थे सहारा रेगिस्तान के। तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते थे, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल थे। जो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप में जो भाग लेते थे लोग, वो थे बेदुइन एवं तुआरेग। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनके खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते थे। और सहारा में जो मरुद्यान और मिस्र में जो नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो मिस्र में जो कपास उगाई जाती है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले हैं। इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जो तेल की जो खोज हो रही है वो संपूर्ण विश्व में सब मतलब तेल एक तरह का महत्वपूर्ण हो गया हमारे जीवन में। तो इस संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग बन गई है जो तेल है। तो इनका उत्पादन कहाँ का होता है? अल्जीरिया में होता है, लीबिया में होता है, मिस्र में होता है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण जो खनिज है वो है लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। यहाँ पर सुपर महामार्ग भी बन गए हैं। और नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान पर ट्रक ले रहे हैं। पहले यहाँ ऊँट का उपयोग किया जाता था, अब ट्रक का उपयोग करने लगे हैं, मतलब व्यापार करने के लिए। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। अब है, क्या आप जानते हैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जब हवा के कारण जब कोई मतलब रेत उड़ती है, हवा, पानी, तो उसे अपर्दन कहते हैं। तो वहाँ गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, यहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर जैसे जब कोई पवन मिट्टी उड़ा के ले जाती है तो वह गर्त बन जाता है, तो गर्त की वजह से वहाँ पानी भर जाता है, तो पानी ऊपर भूमि तक आ जाता है, तो वो उपजाऊ हो जाती है वो भूमि, तो वहाँ पर खेती हो सकती है। तो वो एक तरह का मरुद्यान हो जाता है। तो वहाँ जो मोरक्को में जो टैफिलालेट मरुद्यान है वो एक विशाल मरुद्यान है जो कितना है 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब सहारा रेगिस्तान जो गर्म था रेगिस्तान, उसके बाद आता है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक
ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती है? सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखड़ू कार्च का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। और लद्दाख की ऊंचाई कितनी है? कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ के जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। यहाँ की जो जलवायु है वो शीतल एवं शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी में अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। और शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो हम ये देखते हैं जो लद्दाख के जो शाब्दिक है, लद्दाख 2 शब्दों से मिलकर बना है। ला, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, और लद्दाख का अर्थ होता है देश, पर्वतीय दर्रा देश। और ये पृथ्वी में सबसे ठंडा स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। जो कि सबसे ठंडा है पृथ्वी में, जो द्रास, वो लद्दाख में स्थित है। तो इसी तरह बताया गया है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के पास लेह लद्दाख। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवा एवं तेज जलाने वाले सूर्य का तापमान अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपको पेड़ छाया में हो, तो आप एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। और लद्दाख को जो खापा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। तो लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिमभूमि। अब है यहाँ के वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चढ़ने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में शरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख के पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है, जिसमें पक्षी कौन कौन से हैं? रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेनवे एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, जिसमें बता रखा है, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। अब यहाँ के लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध जो मठ कौन कौन से? हैमिस, फिक्से, शे एवं लामा यूरो। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेब एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह, और जो सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। जो 1A जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाट से जोड़ता है। अब है यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर
यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिम नदों की सैर और उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने के यहाँ बहुत पर्यटन आकर्षण होते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के एक साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययी से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। और मनाली लेह जो राजमार्ग 4 दर्राओं से गुजरता है। कौन कौन से? रोहतांग ला, बालाराचा ला, लुनगालाचा ला एवं टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है। तो इसी प्रकार जो हमारा चैप्टर 9 है रेगिस्तान में जीवन, यहीं ख़त्म होता है। इससे पहले के जो चैप्टर हैं 1 से 8 वो हम कर चुके हैं, और ये जो क्लास 7 की ज्योग्राफी है वो भी यहीं ख़त्म होती है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।